हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन गाइस। सो क्लास 9th यहाँ से अपन लोगों ने प्रीवियस वाले जो वीडियो था वहाँ आकर के यहाँ खत्म हो गई थी चीज़ें। यहाँ से अपन लोग जो बचा हुआ स्लाइड है उसको डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, हम बात करने वाले थे आयंस की। तो आयंस में वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती हैं कि हम इनको समझें, और आपके जो चैप्टर नंबर 3 है उसका हिस्सा है एज अ पार्ट। ओके, सो व्हाट्स यू कैन सी ऑन द बोर्ड, दैट इज अ कंपाउंड कंटेनिंग मेटल और नॉन मेटल। ओके, जो कंपाउंड रहते हैं वह हो सकते हैं मे बी, और वो कंटेन करके रखते हैं मेटल को और नॉन मेटल को, दोनों हो सकते हैं। ओके, दैट इज द एलिमेंट कंटेनिंग चार्ज पार्टिकल कॉल्ड द एटम आयंस। ओके, तो ये जो एलिमेंट है, ये जो कंपाउंड है जो कि मेटल और नॉन मेटल है, तो ये चार्ज पार्टिकल को भी अपने साथ में कंटेन करके रखते हैं, जिसको हम आयंस बोलते हैं। और ये चार्ज पार्टिकल में भी हैविंग पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, और इन चार्ज पार्टिकल में भी नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कैटायन बोलते हैं बच्चों। पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज इज नॉन एज द एनायन। ओके, तो जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम कैटायन से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम एनायन से प्रोनाउंस करते हैं। तो सिंपल सा मतलब हो सकता है कि यदि मैं एक आयनिक कंपाउंड लूं, दैट इज अ सोडियम क्लोराइड, एक तरीके का आयनिक कंपाउंड है। व्हाई आई एम सेइंग द आयनिक कंपाउंड? बिकॉज आफ्टर ionization it's converted into the Na plus and Cl minus, that's why it is come under the ionized compound. Okay, so it's converted into the Na plus N plus Cl minus. Okay, so the positive charge it is also known as the cation and the negatively charged is also known as the anion. Okay, बात समझ में आई। बात करते हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर प्रेजेंट आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन में जो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहते हैं उसी को बोला जाता है। तो देखते हैं, इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। आप इजी लैंग्वेज में यदि आप बात करते हो तो ये है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट के जो है उसके पास कितना ज्यादा कैपेसिटी है, कितना ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वह दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन कर सके। तो उसकी यही बिहेवियर क्या कहलाती है? आपकी बैलेंसी कहलाती है। तो कुछ कॉमन यहाँ आयंस दिए गए हैं जिनकी बैलेंसी क्या होती है उसको यहाँ आप लोग देखते हैं। दैट इज अ बैलेंसी, दैट इज मे बी 1 2 3 4 5। ओके, सो 1 जो बैलेंसी है जिनमें एक नए एलिमेंट को अपने साथ में जोड़ने की जो कैपेसिटी होती है उनको हम 1 वैलेंसी वाले एलिमेंट बोलते हैं। दैट इज कम अंडर द सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर एंड कॉपर। ओके, ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने साथ में एक और नए एलिमेंट को जोड़ सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट्स बिकम a Na plus and K plus, that is a Ag plus and Ca plus and हो गया। तो इनकी जो बैलेंसी है वह 1 होती है, जबकि कुछ ऐसे एलिमेंट भी हमारे पास हैं जिनकी बैलेंसी 2 होती है। दैट इज द 4th एंड 5th। 5 है, नाम देखिए। मैग्नीशियम जो कि आयनाइजेशन होने के बाद 2+ बनाता है, कैल्शियम आयनाइजेशन के बाद 2+ बनाता है, जिंक ये भी 2+ बनाता है। ओके, और दैट इज द आयरन सेकेंड, ये भी आपका 2+ बनाता है। और एक और आती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड कॉपर, ये भी आपका 2+ आयंस बनाते हैं। बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम जो है इसके पास 3+ आयन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है कंबाइन करने के लिए, शेयरिंग के लिए। ओके, दे देता है, तो ये 3+ बनाता है अपने साथ में। दूसरे आयन की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, आयोडाइड और ऑक्साइड। ओके, कैसे है ये? हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड बताता है, इसका सिंबल जो है आपका H+ है। हाइड्राइड का H+ है ये, इसका भी। क्लोराइड का Cl-, ब्रोमाइड का Br- है, आयोडीन का A- है, और ऑक्साइड का O है। ओके, नेम ऑफ द आयन आगे वाली बात कर, दैट इज कॉल्ड द अमोनियम। अमोनियम जो है NH4+ होता है। तो जो अमोनिया है, अमोनिया इज नथिंग बट द NH3, बट यदि NH4 होता है और उसके साथ में प्लस चार्ज लगती है, ओनली NH4 होता है, तब भी हम उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग ढंग से करते हैं और वो अमोनियम हो जाता है। ओके, हाइड्राइड दैट मीन्स OH, इसको हाइड्रा ऑक्साइड भी बोला जाता है। ओके, नाइट्रेट, नाइट्रेट इज नथिंग बट द NO3-, NO3- यदि है तो हम उसको नाइट्रेट बोलते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज HCO3, that is a carbonate CO3 and 2- halt wise, सल्फेट SO3-। ओके, तो कुछ इस तरीके के चीजें हैं जिसमें हम आयंस के जो टॉपिक है उसमें शामिल करते हैं, और साथ ही हम इनके बैलेंसी जो होती है वह दूसरे के साथ में कितने कैपेसिटी के साथ में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन होंगे, वो इन चीजों को बताते हैं कि इनके साथ में किस तरीके के आयन लगे हुए हैं। और ये आयन जो है ये बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट कंबाइन करेगा, दैट मीन्स दूसरे एलिमेंट को
से इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा, और कौन से एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपने खुद के इलेक्ट्रॉनों को दूसरे के साथ में शेयर करेंगे या डोनेट करते हैं। ओके, तो इसके ये इसी बेसिस पर समझ में आता है कि कौन सा एलिमेंट डोनेट करेंगे और कौन सा एलिमेंट से मतलब गेन करेंगे। ओके, तो ऐसे सारे एलिमेंट जिनमें माइनस चार्ज होती है, ओके, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और वह हमेशा डोनेट करने के मूड में रहते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन पे प्लस चार्ज लगी रहती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और कभी कल प्लस चार्ज इस वजह से भी लग जाता है कि वह इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है। ओके, और किसी के पास माइनस चार्ज इस वजह से लग जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ओके, बात करते हैं आगे। ओके, दैट इज अ राइटिंग केमिकल फार्मूला, मतलब केमिकल फार्मूला को लिखा कैसे जाता है इसके बारे में एक छोटा सा मैकेनिज्म है। राइट द सिंबल फार्मूला ऑफ द एलिमेंट और आयन सो दैट द सिंबल ऑफ द मेटल और पॉजिटिव आयन is on the left and the symbol on formula of the non-metal or negative ion on the right side. Okay, write the valency of the element or ion below the element or the ions. नेक्स्ट क्या है, क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ द कंबाइन आयन। एंड फोर्थ नंबर क्या है, इसके कुछ रूल्स हैं। यदि पॉली एटॉमिक आयन का केस हो तो शुड बी इंक्लूज इन अ ब्रैकेट। यदि पॉली एटॉमिक का केस हो तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे बिफोर राइटिंग द फार्मूला, राइटिंग फार्मूला से पहले। ओके, कैसे, एग्जांपल देखिए, फार्मूला लिखना है हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का दोनों को लिख लीजिए। जो एक हो गया आपका हाइड्रोजन, दूसरा हो गया आपका क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का जो बैलेंसी है वह 1 है और क्लोरीन की भी बैलेंसी क्या 1 है। तो जब दोनों की बैलेंसी 1 है तो हम इसको कंबाइन तौर पर क्या बोल देंगे, HCl। दूसरा केसेस देखते हैं, दैट इज अ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड हमें बताना है, दोनों का सिंबल लिख लीजिए। हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, हमें सल्फर की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है 1 है, जबकि सल्फर का वैलेंसी 2 है। तो इस केसेस पर जो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से जब मल्टीप्लाई होती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है उसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सल्फर को 2 हाइड्रोजन चाहिए होता है। इसी वजह से ये 2 हाइड्रोजन को अपने साथ में रख लेगा और ये H2S बना लेगा, जिसको कि आप लोग हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हो। नेक्स्ट क्या है, फार्मूला ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड। तो दोनों एलिमेंटों को लिख लीजिए, मैग्नीशियम और क्लोराइड। मैग्नीशियम का बैलेंसी कितना है 2 है और क्लोराइड का बैलेंसी कितना है 1 है। तो सिंपल सा मतलब है कि यहाँ मैग्नीशियम का नंबर 1 होना चाहिए और क्लोरीन का नंबर 2 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा MgCl2। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, फार्मूला ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड में क्या है, कार्बन लिख दीजिए और दूसरा क्लोराइड है। तो दोनों का आपको बैलेंसी लिखना है। कार्बन का बैलेंसी होता है 4 और क्लोरीन का बैलेंसी होता है 1। तो सिंपल सा मतलब है कि कार्बन जो है कार्बन को 1 टाइम लिखेंगे और क्लोरीन को 4 टाइम। तो ये हो जाएगा कार्बन टेट्रा बैलेंसी। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कुछ और एग्जाम्पल यहां दिए गए हैं, देखते हैं। बाकी वो 3-4 एग्जाम्पल में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक और समझा दे रहा हूं, बाकी आप लोग खुद से लिखेंगे। फार्मूला ऑफ द सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट में क्या है, सोडियम भी है आपका, नाइट्रेट भी है। दोनों के बैलेंसी लिखिए, सोडियम का बैलेंसी भी 1 होता है, नाइट्रेट की बैलेंसी भी 1 होता है। और इन दोनों तौर पर जब 1 है तो इसको भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों केसेस में दोनों के जो नंबर है वह हमेशा 1 ही होने चाहिए। चलिए, यहाँ ये वाली चीजें समझ में आई होंगी, आगे बढ़ते हैं। ओके, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास फार्मूला यूनिट मास। मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाले जाते हैं और फार्मूला यूनिट मास क्या होता है, इसी चीज को समझते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। दैट मींस मॉलिक्यूलर मास जो है किसी भी मॉलिक्यूल्स के जितने भी एटम उसके अंदर शामिल हैं उन सभी के मास का इक्वल होता है, उसी को अपन लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। सच एस एग्जांपल के लिए आप देखिए, मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट से, जिसको आप लोग म्यू बोलते हो। और इसके लिए एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो हमें देखना पड़ेगा आपके साथ में एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है और ऑक्सीजन की। तो देखिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की जरूरत पड़ी तो आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 है, दैट मींस इसका जो एटॉमिक मास है वह भी 1 होता है और वही 1 म्यू हो जाएगा। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो इसका डबल कितना हो जाएगा एटॉमिक मास 16। ओके, तब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, H2O का। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का 1 है और कितने हाइड्रोजन है 2 है, तो 2 का इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में काहे का साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा क्योंकि जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन, अब यहां देखना है आपका किसको, ऑक्सीजन को बच्चों। तो ऑक्सीजन को जोड़ना है, किस तरीके से आप जोड़ेंगे,
ये बात समझ में नहीं आई, ढंग से बात समझ में नहीं आई। चलिए दूसरा देखते हैं, तब जाके समझ में आएगी। ये तो समझ में ही आ ही नहीं रही है। ओके, तो हम इसको देखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 2, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। इसके बाद हम प्लस कर देंगे, जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 16, जब 18, जबकि 18 कह रहा हूँ 8, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 16। दोनों जोड़ दीजिए, 2 1 जा 2, प्लस का प्लस और 16 का 16, और ये आपका इक्वल आ जाएगा 18 म्यू। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास इस तरीके से निकाले जाते हैं। बात समझ में आई होगी। दूसरा निकाल के दिखा देता हूं। ओके, और ये आपका एग्जाम पे ये वाला क्वेश्चन आया था। कौन सा? देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड का ये वाला आया था आपके इसमें। HNO3 का किस तरीके से निकालोगे? तो सिंपल से मतलब है, हमें तीनों को पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो एटॉमिक मास भी 1 होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो एटॉमिक मास 14 होगा। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, लेकिन इसके साथ में कितने हैं? 3 है, सॉरी 3 है, तो यहाँ अच्छे से देखना ना, तो 8 होते हैं, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16। तो जब एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो 16 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 14 प्लस 16 थे जा 16, सॉरी 16 थे जा 16, 32 16 48 48, सबको जोड़ दीजिए। 8 4 12, 12 1 13 के 3, एक बच्चे 4 1 5 1 6, मतलब 63 म्यू। और ये आपके पूछा गया था आपके इसमें। ओके, आगे बढ़ेंगे। दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट, और ये आपका लास्ट टॉपिक है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट का, फिर यहां खत्म हो जाता है। A mole of a substance is that amount of the substance which containing some number of the particle, atom, molecules or ion that are present in the 12 gram of the carbon 12. The number of the particle atom present in the 12 gram of carbon 12 is the 0.0222 multiplied 10 to the power 23. This number is called the Avogadro constant. Okay, ये आपसे पूछा जाता है, ये वाले नंबर को एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोला जाता है। ओके, अ मोल रिप्रेजेंट 2 थिंग्स। जो मोल है वह किसी भी नंबर का, किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का जो मोल है वह 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पहला तो इस रिप्रेजेंट द डिफाइन नंबर ऑफ द पार्टिकल, वह नंबर ऑफ पार्टिकल को डिफाइन करता है कि मे बी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन इक्वल टू द इसके होनी चाहिए कि नहीं। दूसरा बताता है कि इस रिप्रेजेंट द डिफाइन मास ऑफ द सब्सटेंस इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्राम मॉलिक्यूलर ऑफ द कंपाउंड। ग्राम एटॉमिक मास किस तरीके से निकाले जाते हैं? इज द एटॉमिक मास, ये एक तरीके का एटॉमिक मास है जिसको हम ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोल देते हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16 मास है, तो 2 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 16 2 जा 32। तो इसको ग्राम से यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो समझ लीजिए उसको ग्राम एटॉमिक मास हम कह सकते हैं। सपोज कोई भी एलिमेंट हो जिनके पास जो एटॉमिक मास है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स उसका नॉर्मल मास है वो, और यदि जी से रिप्रेजेंट करते हैं दैट मीन्स ग्राम एटॉमिक मास है वो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल्स का ग्राम में यदि हम निकालते हैं उसका मास, तो हम उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जैसे H2O का हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला कि 18 म्यू होता है, और इसको यदि ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं तो ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ओके, बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे और अपन लोग जो यहाँ स्लाइड आपकी खत्म हो जाती है, आपको पता है क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे, वो भी कंप्लीटली। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच, और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, बढ़िया। यहाँ जाना है, वीडियोस देख सकते हैं आप लोग PK25NG की। चलिए मिलते हैं।